आदरणीय महामहिम देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय हाई कोर्ट्स, आदरणीय लॉ मिनिस्टर्स, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, देश के समस्त कानूनी अधिवक्ता और 140 करोड़ भारतीयों को शत शत नमन। आज हम साथियों बहुत एक गंभीर विषय पे बात करना चाहते हैं कि 5 करोड़ परिवार, पीड़ित परिवार हैं जो न्याय के दरवाजे पे हैं। और ये आंकड़ा जब इस देश के अंदर थाने के अंदर FIR दर्ज नहीं होती, कॉग्निजेबल ऑफेंस को रजिस्टर्ड नहीं करते। ऐसी परिस्थितियों के अंदर लोग न्यायालय का दरवाज़ा अंतिम विकल्प के तौर देखते हैं, न्यायालय में जाना नहीं चाहते, क्योंकि इतनी लंबी पेंडेंसी है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल। कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। जितना चाहे, जिसके पास जितना पैसा है, वो उतनी बड़ी लॉ फर्म के थ्रू केस को कितना भी लंबा खींच सकता है। अभी हमने इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ निकाली। आपने देखा कि 2/11/19 को 30,000 करोड़ में कानूनी अधिवक्ता के ऊपर हमला हुआ और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात उठी। जब भी कोई ऐसी बड़ी बात उठती है तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात उठती है। हापुड़ का कांड हुआ, अभी गाजियाबाद के अंदर बात उठी, रोहिणी न्यायालय के अंदर भी कई बार स्ट्राइक हुई हैं, किसी कोर्ट का विरोध भी हुआ है, पर्टिकुलर एक कोर्ट का विरोध किया गया है। मैं साथ ही ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो बार बार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात उठती है, ऐसे में जब जो ये तो बात सबके सामने है ही, देश के सामने, कि जो कानूनी अधिवक्ता है आज वो भी न्याय को तरस रहे हैं, न्याय के लिए, अपनी आवाज़ के लिए उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, स्ट्राइक करनी पड़ रही है, कोर्टें बंद करवानी पड़ रही है सरकार को मैसेज देने के लिए। लेकिन अब हम एक और विषय में बात करना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर 140 करोड़ भारतीयों के ऊपर आज सिर्फ 34 सर्वोच्च न्यायालय के जजेस हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है जो कि 300 परिवार से संबंध रखते हैं। ये आंकड़े हैं सोशल मीडिया के ऊपर। 300 परिवार से संबंध रखने वाले ही व्यक्ति पिछले 77 सालों में सुप्रीम कोर्ट का अंदर उनका चयन होता रहा और अब सिर्फ 34 जजेस हैं। ये देखने वाली बात है कि 140 करोड़ भारतीयों की आवाज़ अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय चाहता है तो ये रास्ता कितना सकरा है, कैसे पहुंचेगा वहाँ पे। इसके अलावा हमने और जब जानकारी हासिल करने का प्रयास किया तो पता चला कि भारत के अंदर 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें से कुछ 6 हाई कोर्ट को और टेरिटोरियल स्टेट की भी पावर मिली हुई है, जिनके अंदर अभी फिलहाल 800 जजेस का आंकड़ा है, लगभग 800 जजेस हैं वहाँ पे। ये एक बहुत गंभीर स्थिति है कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए 25 हाई कोर्ट और उसमें सिर्फ मात्र 800 जज। तो कैसे आप समझ सकते हैं कि न्याय की स्थिति होगी देश के अंदर। और ये आंकड़े सरकार के सामने है, सोशल मीडिया पे है, हर जगह है। इसके बाद अब आप आए डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स वगैरह में, वहाँ भी आंकड़ा बहुत कम है। उसका एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास अभी नहीं है, मेरे को भी मिल नहीं पाया, मैंने बहुत प्रयास किया, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिल पाया, लेकिन वो भी मेरे को लगता है कि 15 से 20 हज़ार के बीच में होगा। उसके बाद हम चलते हैं कि इसकी वजह से होता क्या है कि जब जुडिशरी का कोई जुडिशियल ऑफिसर 6 बजे कोर्ट से काम करके घर जाएगा तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उस दिन की फाइल क्लोज करने के बाद अपनी दिनचर्या, अपने परिवार के साथ बातचीत करके उसको अगले दिन केसों की फाइलें फिल पढ़नी है और सुबह 10 बजे फिर न्यायालय में पहुँचना है। तो ऐसी स्थिति में जो स्ट्रेस उस जज के ऊपर पड़ता है उसका खमियाजा सीधा सीधा इस देश की 140 करोड़ जनता को भुगतना पड़ता है। क्योंकि अगर उसने स्ट्रेस के अंदर कोई फैसला गलत दे दिया, थकावट में दे दिया, या कोई गलती कर दी, कोई लापरवाही कर दी, तो उसकी कीमत उस परिवार को चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि उस कलम में इतनी ताकत दे रखी है इस भारत की 140 करोड़ जनता ने, आदरणीय देश की राष्ट्रपति कार्यालय के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, कि महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इतनी इनको पावर दे रखी है कि उसकी जिंदगी खराब हो सकती है। ये बहुत एक गंभीर विषय है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे देश के अंदर न्याय व्यवस्था हमारे देश की चल रही है और उसमें कैसे क्या सुधार होने चाहिए। अगर सरकार इसको सीरियसली ले कि बहुत ज़रूरी है। और आप ये देखेंगे कि सभी कानूनी अधिवक्ता, 5 लोग पीड़ित परिवार, न्याय का से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, राष्ट्रपति, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी कह भी चुकी हैं कि कितने छोटे छोटे केसेस ऐसे हैं, लाखों लोग जेल के अंदर पड़े हैं और बिना कारण लोग पड़े हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस चीज़ को भुगत चुके हैं कि जब सरकार पावर का दुरुपयोग करती है तो सरकारी तंत्र से कितना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका सामना करना। हमारे देश के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी संसद के अंदर जिस तरीके से उनकी एक वीडियो वायरल है कि वो कितना प्रताड़ित हुए, कितना शोषित हुए, और उसी वजह से आज वो यूपी में सुधार भी कर पाए। उन पर कितने फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। इसी तरीके से आप हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को देखिए कि वो भी शोषण से उनका जन्म हुआ है। तो ये आंकड़े सामने हैं हमारी सरकार के सामने। देश की लगभग हर राजनीतिक पार्टी, अभी आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि इसके सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी का और उन सरकारी संस्थाओं के खिलाफ दुरुपयोग कर रही है, हमें न्यायालय के ऊपर भरोसा है, और कई बार वो न्यायालय की प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठा लेते हैं।
अभी समाजवादी पार्टी को देख लो, लालू प्रसाद यादव की पार्टी को देख लो, चौटाला की पार्टी को देख लो, कोई भी संस्थान देख लो, हर आदमी आज कहीं ना कहीं उंगली उठा के खड़ा हुआ है। क्योंकि कारण क्या है कि जुडिशरी में बहुत भारी स्तर के ऊपर मैं कहता हूं कि जजेस की कमी है। और आप ये देखें कि मशहूर जजमेंट्स भी आज पुलिस वाले नहीं मानते, और सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, डीजे कोर्ट्स, कमर्शियल कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, एमएम कोर्ट्स भी कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ बिल्कुल समझ में मैं क्या शब्दों को इस्तेमाल करूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कर नहीं पा रही हैं। क्योंकि 41 की सीआरपीसी के नोटिस को लेके जो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की 2013 की जजमेंट है, अगर सही मायने में, मैं तो थाना रानीबाग से दिल्ली के अंदर है ही, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस में, अगर यहाँ पे अगर देख ले जाए तो आपको नजर आएगा पता नहीं कितनी हजार एफआईआर में इन्होंने इसका वायलेशन किया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन पेंडिंग है रोहिणी न्यायालय में और सब जगह, और हाई कोर्ट तक तो पहुंचना बहुत असंभव हो जाता है क्योंकि लाखों रुपए चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। उसके अलावा आप ये देखो कि अरेस्ट को लेकर डीके बासु की जजमेंट है, वो जजमेंट भी काफ़ी सारी जगह पे पर 24 घंटे के बाद 1 सेकंड के लिए पुलिस रख नहीं सकती, उसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर के ऊपर वायलेशन हो रहा है। पूरे भारत में अगर आप आंकड़े देखोगे स्टेट वाइज थाने का, तो ये बहुत बड़ा वो है। इसके अलावा फेमस जजमेंट है ललिता कुमारी की, कॉग्निजिबल ऑफेंस को रजिस्टर्ड करना जिम्मेवारी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन कॉग्निजिबल ऑफेंस रिफिल होने के बाद भी पुलिस नहीं करती, और 5-5, 6-6 साल, 8-8 साल तक कोर्टों के अंदर 156 दिन पेंडिंग है। ये सवाल उठाता है उन सेशन कोर्ट्स पे और एमएम कोर्ट्स पे जो ये चीज़ नहीं दे सकते, जिसके बाद फिर वो आदमी जाएगा तो उसके बाद विकल्प होता है हाई कोर्ट कि वो मैंडेमस रिट में जाए, आर्टिकल 226 में जाए या 482 में जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत खर्चा आता है, बहुत समय होता है, जनता को बहुत परेशानी होती है। इसको देखना चाहिए, जो जिम्मेवार जिनकी ड्यूटी है उसको देखें। इसके अलावा जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, पुलिस मन मर्जी से स्टेट कैंसिलेशन फाइल कर देती है। कॉग्निजिबल ऑफेंस उसके पास होते हैं, एविडेंस होते हैं, लेकिन अपराधियों को बचाने के लिए जब कोई बड़ा आदमी फंस रहा होता है, ये पुलिस की मिली भगत होती है, ये पुलिस किसी को बचाना चाहती है। इसको भी लेके साकरी वसु की जजमेंट है 2008 की 3 बेंच की, अभयनाथ चौबे की जजमेंट है, जिसके अंदर एमएम को देखना चाहिए कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन डायरेक्शंस पास नहीं होती। 12-12, 15-15 साल, 20 साल निकल जाते हैं, सबूत इकट्ठे नहीं होते, 311 सीआरपीसी का कंप्लायंस नहीं हो पाता क्योंकि लोगों के बयान प्रॉपर नहीं होते, फियरलेस बयान होते। पुलिस अपनी पावर का दुरुपयोग करके लोगों को डराती धमकाती है, खुद थाने के अंदर पुलिस बैठ के करती है। आए दिन घटनाएं आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि पुलिस ने किसी से पैसे मांगे, सीबीआई के सारे के इस बात के दर्ज वो गवाह कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें चाहते हैं कि देश के कानूनी अधिवक्ताओं से कि वो भी इस बात को उठाएं, जितने देश के पार्षद, एमएलए, एमपी उनको पढ़ाई लिखाई कराएं। उनको सबसे पहले केजरीवाल जी से मैं कहूँगा, जो भारत सरकार है उनसे भी ये कहूँगा कि वो जो स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए, भविष्य देश का बनाने के लिए कर रहे हैं, पहले इन नेताओं को पढ़ाएं लिखाएं, ताकि ये लोग अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो कोई एक अच्छा कानून, एक अच्छी सरकार, एक ऐसा सिस्टम और माहौल जनरेट हो सकेगा जिसकी देश की 140 करोड़ जनता को जरूरत है। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सभी नेता, पार्षद, एमएलए को पढ़ें। और जो आजकल एक भारत में स्कीम चल रही है, मैंने देखा है कि अगर महिला का रिजर्वेशन होता है तो महिला के रिजर्वेशन के अंदर क्या होता है कि उसके पति के, उसके घर के बच्चे, उसके रिश्तेदार, साले, जीजे सब मिलकर राजनीति कर रहे होते हैं। तो ये भी गलत है। देश के अंदर कानून आना चाहिए कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं और जितने ब्यूरोक्रेट के लोग हैं, 100 रुपये से ऊपर का खर्चा ये करेंगे, डिजिटल खर्चा करेंगे, और इनकी जो भी संपत्ति है वो इनकी जो है सरकारी संपत्ति होगी, इसकी घोषणा कर देनी चाहिए इनके और इनके रिश्तेदारों की। उसके बाद आप देखना कितने गहराई स्तर से कमी आएगी। जो आज लाखों करोड़ों रुपए की रोज बात उठती है कि पैसा देकर राजनीति में आना चाहते हैं और आने के बाद वो कमाते हैं और फिर जनता पे खर्च करते हैं, आपराधिक कार्यों में लिप्त होते हैं, आपराधिक आय अर्जित करते हैं, आपराधिक खर्चे करते हैं। तो ये स्थिति में बहुत तेजी से कमी आएगी। मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी कानूनविदों से, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से, सर्वोच्च न्यायालय से सो मोटो कॉग्निजेंस देती है, हाई कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस देती है, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, एमएम कोर्ट्स, सभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, 23 लाख कानूनी अधिवक्ता, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि देश में क्या हो सकता है। इसी का शब्दावली को बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।